सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा, आपको भी हमारा नमस्कार। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोता भाइयों को नमस्कार। ममता जी, आपको भी दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बिल्कुल अच्छे से हैं और उम्मीद करते हैं आपसे तो वैसे मुलाकात हो गई स्टूडियो के बाहर। हम आशा कर रहे हैं कि हमारे सभी सुनने वाले श्रोता खूब अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। और इन दिनों मतलब गर्मी में भी हमने यही बोला था, लेकिन फिर बोल रहे हैं क्योंकि अब बरसात है, सावन चल रहा है, तो अपना खूब अच्छा ख्याल रख रहे होंगे बारिश के बिल्कुल मौसम में। बारिश के मौसम में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बारिश का मौसम जितना रूमानी लगता है उतनी तरह की मुसीबतें भी लेकर आता है, बीमारियां भी लेकर आता है। तो हम ये लगातार अपनी सखियों और सखाओं से कह रहे हैं, उन्हें आगाह कर रहे हैं कि जरा अपना ख्याल रखें। और हमें पता है कि हमारे कहने से हमारे श्रोता अपना ख्याल रखते ही हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी में अगर थोड़े मोड़े मतलब छोटे मोटे व्यायाम करते रहें तो स्वस्थ और रहेंगे और खुशहाल भी रहेंगे। वैसे खुश रहने के लिए तो कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। खुश रहने के बहाने बहुत सारे हैं। क्या क्या बहाने हैं बताइए? बहुत सारे हैं। आप कहीं टहलने चले जाइए, घूमने चले जाइए, सिनेमा देखने चले जाइए, भाई कहीं खाने के लिए किसी दिन बाहर चले जाइए। बिल्कुल, खाने का नाम तो आप जरूर लेंगे। उसके बगैर तो काम ही नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलता, और वो जरूरी भी है। और जो लोग खाना खाने के शौकीन होते हैं, बनाने के भी शौकीन होते हैं, और आज की जिंदगी में कौन नहीं है खाने का शौकीन और कौन नहीं है गीत संगीत का शौकीन। तो एक काम करें, पहले गाना सुन ले, गीत सुने और बाकी भी सारे विषय भी बताएं क्या गीत के पहले? बिल्कुल जी, बताना ही है जी। तो आज का गीत मंजरी का दिन है, तो बहुत सारे संदेश आए हैं जिसमें हम उड़ान शब्द से संबंधित बातें करेंगे और उड़ान हमारे लिए और आपके लिए क्या एक सोच लेकर आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, हौसलों की उड़ान होती है और अपनी मंजिल की उड़ान होती है, अपने विचारों की उड़ान होती है, मन की उड़ान होती है। तो ये किस तरह की उड़ान हमारी सखियां और सखा भरना चाहते हैं वो बताएं कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं। करियर की उड़ान होती है, जब युवा मतलब छात्र पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके भीतर महत्वाकांक्षा, सपनों का खजाना होता है। तो वो सोचते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में उड़ान भरनी है। तो ये सब बातें हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें। और पहले वहां जाने के लिए टाइप करना है www.facebook.com/vbsmumbai। टाइप करेंगे तो वहां पहुंचेंगे और अपनी टिप्पणी वहां टाइप करें, हम आप तक आपकी टिप्पणी पहुंचाएंगे। इसके अलावा हर घर तिरंगा, और हमने ये बता ही दिया है कि हल्के फुल्के व्यायाम करके खुशहाल रह सकते हैं। हाँ जी, तो इस विषय पर भी चर्चा होगी। और एक चीज और हम बात कर रहे थे कि व्यायाम जब करते हैं उसके बाद मन बड़ा खुश सा हो जाता है ना। तो गाना सुनते हैं। समझ गई। बिल्कुल, गाना सुनते हैं। देखो जी बहार आई, देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां। देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
बागों में बहार आती है तो हमारे मन में भी बहार आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं। खुश होने की बात हम कर रहे थे और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तब भी तो बहुत खुश होते हैं। हर घर तिरंगा अभियान के बारे में चर्चा करनी है। हर भारतीय को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करके उनमें देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। ऊंची शान जिसकी ये तिरंगा हमारा इस बार और ऊंचा हो जाएगा। गली मोहल्ले या चौक चौराहा हर जगह झंडा फहराएगा। 3 रंगों का ये ध्वज हमारा जब हर छत घर घर लहराएगा। बिल्कुल, क्या खूब उन्होंने लिखा है ममता जी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों के, जैसा उन्होंने लिखा है ना, आशाओं आकांक्षाओं का, हमारे सपनों का, हौसलों का, उम्मीदों का और संपूर्ण देश को ये प्रतिनिधित्व करता है। बात जब देश की हो, ध्वज की हो, तो सम्मान निष्ठा से मन गौरवान्वित होता है ना। बिल्कुल। और इसके साथ हमारी भावनाएं और जनमानस में एक अलग सा ही स्थान होता है। हर घर तिरंगा एक अनूठी पहल है जो हर घर को गर्व से हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस अभियान का उद्देश्य है झंडे को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाकर देश के प्रति गर्व और प्रेम की भावना का संचार करना है। ये एकता, स्वतंत्रता, हमारी साझा पहचान और हमारे होने की पहचान भी तो है। जी बिल्कुल। और हम सब जानते ही हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का हमारे जीवन में कितना ऐतिहासिक, भावनात्मक भी रूप से महत्वपूर्ण है। केसरिया, सफेद और हरी रंग की पट्टियों और बीच में अशोक चक्र। ये तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और ये भी बता दें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, साहस को प्रदर्शित करता है। सत्य, शांति जैसे हमारे मूल्यों को भी दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है, अपनेपन की भावना को और मजबूत करता है और हमारी आजादी के लिए किए गए असंख्य बलिदानों को भी याद दिलाता है ना। जैसे किसी ने खूब कहा है ममता जी, एकता का पाठ पढ़ाता 3 रंग में रंगा है, भारत की आन बान और मेरी शान तिरंगा है। और एक यहाँ पे एक मैसेज, एक गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद संदेश। चलिए। बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के छूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ
देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना मांझो ये काम तेरे। माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। तारों को झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा। तारों को हाँ झूमे तिरंगा। सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक जी। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। आयो रे शुभ दिन आयो रे। जश्न आजादी 15 अगस्त देश मेरे मेरी जान है तू। शाम 4 बजे सुनिएगा। तो मेरा नाम जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार सिन्हा, सेना मेडल। मैंने एक गांव था, उसको घेर लिया था रात को हम लोगों ने। मुझे अंदेशा था कि अंदर कुछ आतंकवादी होंगे। गोलीबारी वहां से स्टार्ट हुई। पहले मेरे एक जवान को लगी, तो उसके बाद फिर आगे हमने गाड़ी बुलाया, उसमें डाला उसको। लेकिन हुआ क्या कि मेरे भी 2 जवान गिर गए उसी सड़क पे, हम बाकी। और जब वो गिरे हुए थे तो मैं देख रहा था, काफी बुरी तरह से घायल हो गए थे, काफी नजदीक से। उनको निकालने के लिए मैं गया, वहां पोजीशन से निकला मैं भी सड़क के बीच में गया, उनको उठाने का प्रयास कर रहा था। मैं देख रहा था कि समाप्त हो जाएंगे। एक ने दम तोड़ दिया था मेरे हाथ में, तो वो आ रहा था कि पीछे से आके एकदम मेरे सर के पीछे लगा के गोली मारे। उसके ट्रिगर पहले चल गई, मेरा जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई, गला फाड़ते हुए जबड़ा निकल गई। यादों का सिलसिला। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा कहाँ खोई हुई हैं, लौट आइए। श्रोताओं के संदेश में गुम हो गई है, गुम हो गई थी ममता जी। और बहुत सारे संदेश क्योंकि आए हैं ना, तो भाई है तो ये फोन है तो आखिर मशीन ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन नहीं, हम देखिए फिर वापस आ गए और बात कर रहे थे हर घर तिरंगा अभियान की। तो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता तो है ही, अपनेपन की भावना को और मजबूत करता है। हमारी आजादी के लिए किए गए असंख्य बलिदानों को याद दिलाता है, हमें हमारे मतभेदों से अलग लेकर एकजुट करता है और सतत यह ध्वज याद दिलाता है कि हम सब भारतीय हैं, चाहे हम कहीं से भी आए हों।
9 अगस्त से 15 अगस्त तक चल रहे इस अभियान में हम सब हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप भी अपने घर में तिरंगा फहराने जा रहे हैं तो भारतीय ध्वज संहिता इस कानून में ध्वजा को फहराने के नियम कुछ निर्धारित किए गए हैं कि जैसे कि कहीं भी खुली जगह पर 24 घंटे तक तिरंगा फहरा सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ इसे फहराएं। ध्वज को पानी में नहीं भिगोना है, न ही किसी तरह की क्षति पहुंचे। हाथ या मशीन से बना हुआ या पॉलिएस्टर या कपास, ऊन, रेशमी, खादी से बना तिरंगा हम फहरा सकते हैं। जी, और ये किसी भी वक्त फहरा सकते हैं आप। अब पहले जैसा नहीं है। पहले कैसा होता था, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था, लेकिन अब हम इस तिरंगे को दिन रात फहरा सकते हैं। और झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 का होना चाहिए। अशोक चक्र को मध्य भाग वाले सफेद पट्टी पर होता है, उसमें 24 तितलियां होना आवश्यक है। और इसके अलावा किसी अन्य ध्वज के साथ अगर झंडा फहराया जा रहा है तो तिरंगे की ऊंचाई सबसे ऊपर हो, इसका ख्याल रखें। और साथ में ये ध्यान रखें कि ध्वज झुका हुआ नहीं होना चाहिए और हवा में लहराता हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हाथ ऊंचा करके आप फहराएं तो अपने आप सही ढंग से झंडा फहराया जा सकता है। बिल्कुल। और इस अभियान में अगर आपको भाग लेना है तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत चल रही ये अभियान में भी आप जुड़ सकते हैं। जैसे सेल्फी तो ले ही रहे हैं आजकल सब लोग, और ध्वज के साथ अपनी सेल्फी जैसे आप जहां ली आपने, हम इसके जो ऑफिशियल जो पेज है वहां पर भी जाकर के आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप अपना क्रोम पर जाकर के एक नया टैब खोलिए, पहले मोबाइल के क्रोम पे जाके टैब खोलिए, वहां पे ये पोर्टल मिल जाएगा। उस पोर्टल में आप अपलोड कीजिए सेल्फी जो आपने झंडे के साथ ली है। वहां पर लिखा भी होगा अपलोड सेल्फी विद फ्लैग। इस पर आपको बटन दबाना है, वहां पे यानी क्लिक करना है। फिर अपना नाम दर्ज करना है, साथ में मोबाइल नंबर भी वहां मांगते हैं तो वो भी देना है, और आप किस राज्य से हैं वो भी आपको बताना है, और खुद की थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी है। फिर ये ब्राउज फाइल में जाकर फोटो आपको वहां पर अपलोड कर देनी है। इसके बाद पोर्टल को फोटो अपलोड के लिए अपनी मंजूरी दे दी है तो उसको आप बटन क्लिक कर दीजिए कि एक्सेप्ट कर लिया है। बाद में नीचे दिए गए जो सबमिट बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपका भी फोटो तिरंगे के साथ अपलोड हो जाएगा। और अपने निजी प्रोफाइल पर भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। वो तो आप सभी को पता ही होगा। और आकाश की ओर ऊंचा लहराता हुआ होना चाहिए, धरती को न छुए, चूंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी पहचान है, आन बान शान है, तो इसलिए इसका सम्मान करना हम सबका फर्ज बनता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। जी, और एक वैसे तो सबको पता ही है ममता जी, लेकिन एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि भगवा रंग ऊपर रखना है, फिर सफेद, फिर हरा रंग होता है। इसी क्रम में तिरंगा लहराकर अपने राष्ट्रीय त्योहार को पूरी ऊर्जा और निष्ठा के साथ हम सब मनाएं। और हमारे देखिए सखियों और सखाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। लिखा है कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा की तर्ज पर आज सुबह ही हमने घर के टेरेस पर तिरंगा फहरा दिया है। तिरंगा के रंगों के साथ अपने जीवन के रंग जब साथ मिल जाते हैं तब देशभक्ति के रंग का एक अनोखा एहसास होता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी कानूनों, परंपराओं, प्रथाओं और निर्देशों को एक साथ लाती है। ये निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करती है। जी, और एक ने बड़े प्यारी बात लिखी है ममता जी कि हमारे बचपन में इतने कागज के झंडे बने नहीं मिलते थे। स्कूल में हमें झंडा बनाना सिखाया जाता था। हम वो खुद से बनाकर उन्हें बांस की पतली डंडी में पहनाकर और इंस्ट्रूमेंटल जो बॉक्स से कपास से अशोक चक्र बनाकर और कलर करके ले जाते थे। क्लास में सभी की चेक होती थी कि किसका झंडा कितना सुंदर बना है। तो साथ में उन्होंने लिखा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। क्या बात है। तो ये तो बाकायदा प्रतियोगिता हुआ करती थी बचपन में कि कौन कितना अच्छे तरीके से और सही तरीके से झंडा बना सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर घर तिरंगा अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य हर घर में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना। ये बात हमारे सभी श्रोताओं ने तकरीबन लिखी है। और आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के
रूप में शुरू किया गया ये अभियान राष्ट्रीय ध्वज के साथ रिश्ते को औपचारिक प्रतीक से व्यक्तिगत रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, तो अब गीत सुने एक सुनते हैं जी। जिस घर के लोगों को सुबह झगड़ते देखा है, शाम हुई के घर वही उजड़ते देखा है। अरे बनती नहीं है बात झगड़े से कभी यारो, बनते बनते बात को बिगड़ते देखा है। अरे हम पंछी एक डाल के हम पंछी एक डाल के होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले। हाँ संग संग डोले जी संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के दिन के झगड़े दिन को भूले हो, दिन के झगड़े दिन को भूले, रात को सपनों में हम झूले, धरती छाना नीली चदरिया, मीठी नींदें सोले जी सोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले। बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले, जी बोले। हाँ संग संग डोले जे संग संग डोले। हम पंछी एक डाल के तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। फिल्म थी हम पंछी एक डाल के, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें थी। पीएल संतोषी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था और हमारे श्रोताओं की टिप्पणियां और भी आई हैं इस संदर्भ में। हर घर तिरंगा के संदर्भ में लिखा है कि देश सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप सेना में शामिल हो, हम सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करके देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने अधिकारों की तो बात बहुत करते हैं पर देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसका पालन कम ही करते हैं, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और ये हम अपने श्रोताओं को बताते चलें कि इसमें जो झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, हमने जानकारी दी थी दीपा जी। और ये भी बता दें कि अशोक चक्र के मध्य भाग वाले सफेद पट्टी पर होता है अशोक चक्र का मध्य भाग, उसमें 24 तिल्लियां होना जरूरी है, तभी झंडा पूरा होता है। और अब झंडे की उड़ान की तरह ही बिल्कुल हमारे दिल की उड़ान होती है ना, एक आशाओं की उम्मीद की एक उड़ान हमारी होती है। हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं कुछ हम आगे बढ़ें, जिंदगी में प्रगतिशील हर व्यक्ति रहना चाहता है। तो लेकिन मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। उड़ान के साथ साथ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। हर किसी की ये तमन्ना होती है कि वो भी अपनी एक अलग जगह, अपना
एक अलग मुकाम बना ले, अपनी पहचान बना ले। अगर हम भी ऐसे ही तमन्ना रखते हैं तो थक कर हार कर बैठ जाने से ये कभी मुमकिन नहीं होगा। हमारे सपनों की उड़ान को आसमान तक पहुंचने देना होगा, क्योंकि कहते हैं कि जितने ऊंचे ख्याल होते हैं उतनी ऊंची उड़ान होती है। जी, ऐसे कई प्रयोग होते हैं, हमने देखे हैं। जब हम अपनी कोई ख्वाहिश किसी पतंग पर लिखकर उसे ऊंची उड़ान देते हैं और वाकई इस तरह के प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। फलक को छूने की ख्वाहिश हजार दिल में लिए कि सर गिरा है हम, हमारी उड़ान भी हम भी। सखी सहेली कार्यक्रम में अब एक छोटा सा अंतराल। विविध भारती से हम हैं, इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है
सखी सहेली। ममता जी, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। फहीम जोगापुरी की ये पंक्तियां हैं जो बड़ी हमेशा हौसला देती हैं। हमारी उड़ान ही हमें मंजिल तक ले जाती हैं, जैसे ऊंची उड़ान बाज की, ऊंची उड़ान पतंग की। रंग भरी उड़ान जो हमारे चेहरे पर मुस्कान खिला देती है, वो है तितली की। तितली बन खुद को बदलो जरा, सपनों को बुन उड़ान भरो जरा, मिलेगा जिंदगी का हर किनारा, मंजिल होगी तेरी बस ले लो कश्ती का सहारा। तितली का जीवन यूं तो बहुत छोटा होता है, फिर भी तितली के रंग, उसकी सुंदरता हम सबको प्रभावित करती है। तितली मानो अपने इस छोटे से जीवन में भी भरपूर तरीके से जी लेती है। तो क्यों न हम खुद को तितली सा बना लें, मतलब उड़ने वाली तितली जी। अपने रंगीन सपनों को साकार करने का हर संभव प्रयास कर लें, क्योंकि ऐसा करने पर ही जिंदगी का हर किनारा, हर मंजिल हमें मिल सकती है।
जो दिल को भा रही है वो तेरी शायरी है या कोई शायराना है फिक्र बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर चल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर हाथ से ये कैसे अनसुने से जैसे चूमे अंधेरों को कोई नूर बन के तितली दिल उड़ा 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 है कहीं दूर सिर्फ कह जाओ या आसमां पे लिख दूं तेरी तारीफों में चश्म बदलूं वही तितली की तरह उड़ना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन कई बार उड़ान बहुत ऊंची होती है, हौसलों की उड़ान ऊंची होती है और कई बार हौसले पस्त भी हो जाते हैं। हाँ। और जब हौसले पस्त होते हैं तो कहीं ढलान की ओर ना पहुंचे, इसका बड़ा ख्याल रखना चाहिए जी। तो उड़ान इतनी ऊंची भरे कि अगर ढलान की ओर आए तो चोट ना लगे, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम किसी मजबूत इरादे के साथ अपने हौसले बुलंद करते हुए आगे बढ़ते हैं ममता जी, तब हमारा बसेरा भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। मजबूरियों की जंजीरों को और हर पहरे को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है हमारा मन। हमारे हौसले की उड़ान को इतना ऊंचा करना है कि हम अपने सपनों का सवेरा होते हुए देख सकें। बिल्कुल सही बात है। ये कहा गया है ना कि ऊंची रखूं उड़ान में अपनी, फिर मैं भी ऊपर उड़ जाऊं, काले काले बादल को चीर मैं गगन का पंछी बन जाऊं, जहां से गिरती मोती की बूंदें मन करता है मैं भी उड़कर उस गगन का तारा बन जाऊं, मन में है कुछ अरमान हमारे जिसको अब मैं साकार करूं, ऊंची रखूं उड़ान में अपनी, फिर मैं भी ऊपर उड़ जाऊं। तो एक गीत इसके बाद? हाँ बिल्कुल, गीत तो सुनना ही है, लेकिन एक श्रोता ने टिप्पणी लिख भेजी है, वो तो पढ़ के सुना दे अपने हाँ, श्रोताओं को। बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी भी कार्य के उड़ान की सफलता उसके मन से संबंध होने की प्रतिशंका पर निर्भर है। फिर मन तो अपने उड़ान में इतना चंचल है कि बिना वायुयान के ही आज अभी अपने गांव में है तो अगले पल न्यूयॉर्क की सड़कों पर टहल रहा होता है। हाँ, इस मन की ऐसी उड़ानों को बलपूर्वक रोकने का भी शास्त्रीय निर्देश है। लेकिन भौतिक जगत के उड़ानों की सफलता के लिए मन की सम्यक संबद्धता बहुत जरूरी है। इसके अभाव में किसी भी कार्य की उड़ान सफलता संदिग्ध रहती है। मतलब इनका ये कहना है कि अभी इस पल हम यहाँ बैठे हैं, दूसरे पल हम कहीं दूसरे जगह पे सैर करने लगते हैं। तो भाई मन की उड़ान ऐसी हो कि आपको कुछ उपलब्धि हासिल हो, उपलब्धि मिले। और एक जो बात की थी कि जो कभी ढलने लग जाए अगर जिंदगी में, असफलता कहीं देखना पड़ जाए, तो चींटी को फिर याद कर लेना चाहिए। वो फिर नीचे गिरती है और फिर बार बार डाली पे चढ़ती है या पेड़ पर चढ़ती है, तो वो वाले उस तरह उस भांति हम अपने जीवन को भी बना सकते हैं। खास तौर से युवाओं की उड़ान बहुत मजबूत होनी चाहिए। जो छात्र जीवन में जो सपने बुनते हैं, वो जो कुछ बनना चाहते हैं, अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, मंजिल पाना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मन को बहुत मजबूत रखना चाहिए कि हमें ये काम करना ही है। तो वरना फिर वो जो उड़ान की ओर पींगे भरते हैं, कहीं वो टूटन में ना बदल जाए, तब्दील ना हो जाए, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। तो बस उड़ान ऐसी ही हो जैसे पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं
गाती चलूं अपनी लगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। हिल्लोरी 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 कितना अच्छा होता है पंछी बन के यूं ही उड़ान भरना। अच्छा तो लगता है। अगर ऐसे उड़ना चाहते हैं तो उसके पहले दौड़ना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल, दौड़ेंगे तभी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और तभी तो फुर्तीले होके उड़ सकेंगे। और फुर्तीला रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। देखिए ना, इस मामले में हल्के फुल्के व्यायाम के मामले में तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं जी। और बड़ी जानकारी वाली बातें भी लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वर्कआउट करना न केवल शरीर बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा साबित होता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज अगर अधिक मेहनत वाली और मुश्किल हो तो ही उसका असर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में केवल 30 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से भी हेल्थ पर बहुत अच्छा पड़ सकता है। बिल्कुल। और एक और संदेश है कि स्वस्थ शरीर के लिए सूक्ष्म व्यायाम अति आवश्यक है, जिससे शरीर लचीला भी बना रहता है और स्वस्थ भी रहता है। साथ में वॉकिंग करना भी जरूरी है। हो सके तो आधा घंटा, नहीं तो 20 मिनट, नहीं तो 8 के आकार में चलने से घुटनों के दर्द में राहत रहती है। ये बड़ा मजेदार है। ममता जी का भी करके देखा है, 8 के आकार में चलिए। वो देखा तो नहीं, अब कोशिश करेंगे। कोशिश करके देखिएगा जी। बिल्कुल। और 24 घंटे में से देखिए ना ममता जी, हम 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। अरे चलिए 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट निकाल सकते हैं, या नहीं तो वो भी नहीं तो आधा घंटा तो हम कसरत के लिए निकाल ही सकते हैं, है ना। सही बात कही है इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि खाना खाने के बाद आप वज्रासन योग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर में अनुलोम विलोम कर सकते हैं। घर में भी आप उठक बैठक कर सकते हैं। हल्के फुल्के व्यायाम और कसरत से शरीर स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त भी रख सकते हैं जी। और ये भी तो कर सकते हैं ना, एक ही जगह पे कूद लें, जैसे स्पॉट जॉगिंग जो बोलते हैं ना। उसके लिए शूज आपके पास होना चाहिए, जूते वो नहीं है। और अगर आप नंगे पैर करना चाहते हैं तो फिर अच्छे मोटे वाले आसन पे कीजिए। ऐसे नहीं कि बस सीधे जमीन पे कूदने लगे, तो कहीं अगर हानि हो गई तो फिर ये आ जाता है, एक बहाना मिल जाता है, देखो हम कूद रहे थे और हमारे घुटने में दर्द हो रहा है या हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। और व्यायाम की शुरुआत धीरे धीरे करें। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा उमंग में आकर, उत्साह में आके और शुरू करते हैं व्यायाम, अचानक जॉगिंग शुरू कर देते हैं जी। तो फिर कई बार पैरों में खिंचाव आ जाता है, लिगामेंट खिंच जाता है और पैरों में तकलीफ हो जाती है। तो फिर उसके बाद व्यायाम छूट जाता है, क्योंकि फिर ये सुनने को मिलता है कि हमारे पैरों में खिंचाव आ गया, व्यायाम हमें सूट नहीं करता है। तो ऐसी नौबत नहीं आए, स्पॉट स्किपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हाथों में रस्सी ले ली और रस्सी की कल्पना करते हुए रस्सी को पीछे से आगे की तरफ लाएं और जैसे रस्सी कूदी जाती है उसी तरह से कूदें। तो ये भी एक तरह का व्यायाम है। और दीवार पर दंड मारना, जमीन पर दंड कठिन हो जाता है, इसलिए दीवार के सहारे एक हाथ की दूरी पर दीवार के सामने सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों की हथेलियों को दीवार पर कंधे से थोड़ा नीचे की तरफ दोनों पैर को आपस में चिपका दें। ध्यान ये देना है कि हाथों की कोहनी को मोड़ते हुए चेहरा
दीवार के पास लाना है। जैसे जमीन पर आप पुशअप्स करते हैं उसी तरह से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये लाभदायक होता है दीवार पर दंड मारना। ऐसे ही पैरों की साइकिल जो चलाना, ये वाली भी कसरत होती है। पीठ के बल आप सीधा लेट जाएं, दोनों हाथों को फर्श पर सीधा रखें। अब दोनों पैरों को 45 डिग्री कोणीय अवस्था में लाएं, मतलब यानी कि आप 45 डिग्री एंगल में अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर लेकर आएं, और इतना भी, बस सिर्फ इतना ही ऊंचा उठा के लेकर आएं। अब इस स्थिति में आप दायां पैर सीधा रहने दें और बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ते हुए तो अपने सीने तक लाने की कोशिश करें। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी करें। दोनों पैरों से 10-10 बार साइकिल चलाना, यानी कि वो एक्चुअली साइकिल ही चलाने जैसे क्रिया है ये। और 3 चक्र में, या फिर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर घुटने की तकलीफ है तो सीढ़ियां ना चढ़े, फिर आप ये जो लेट के करते हैं ना, लेट के साइकिल चलाने वाला, वो बहुत आसान होता है, वो कर सकते हैं। उसमें घुटनों पर भी इतना जोर नहीं आता है। अब ये अगर कर रहे हैं आप तो कमर के नीचे की मांसपेशियां सक्रिय होंगी और पेट की चर्बी भी इसमें कम होगी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चटाई पर बैठकर व्यायाम तो नहीं कर पाता हूं, लेकिन सुबह 3 किलोमीटर पैदल चलना नियमित रूप से करता हूं। सर्दी, गर्मी, बरसात में सुबह 5:30 बजे उठकर घर से निकल जाता हूं। जैसे कि एक आयुर्वेदाचार्य ने बताया था कि सुबह शाम आप ऐसा करें, इससे घुटनों के दर्द में अप्रत्याशित आराम मिलेगा। शाम को कुछ दूर तो टहलते हैं, लेकिन सुबह जैसा नियमित नहीं है शाम वाला टहलना। तो लेकिन आप सुबह तो कर रहे हैं ना, वो भी अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक उम्र में जब ज्यादा कठिन व्यायाम नहीं किए जा सकते, तब आप सूक्ष्म व्यायाम या ये यूं कहें कि हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया है कि हथेली की और पैर की उंगलियों को खोलना और बंद करना, बैठकर सामने पैर फैलाकर पैर का पंजा आगे पीछे करना, इसी तरह से हथेली को आगे पीछे करना, मुट्ठी बंद करके गोलाई में घुमाना, गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं ऊपर नीचे गोलाई में घुमाना, या फिर विपरीत दिशा में घुमाना, ये सब भी हम कर सकते हैं और प्राणायाम कर सकते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा हो सकता है। दीपा, एक श्रोता ने व्यायाम करने के तरीके के साथ साथ कुछ बातें और भी लिखी हैं, जरा हम पढ़ के सुना रहे हैं क्या लिखा है। लिखा है कि हल्के फुल्के व्यायाम जो अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करते रहना चाहिए, जिससे कि रक्त संचार सही होता है। पिछले तकरीबन 20 साल से हर रोज सुबह व्यायाम करता आया हूँ। विविध भारती भी मेरा साथ निभाती है। वंदनवार से लेकर भारत की गूंज तक सुनते हुए मनोरंजन के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी हो जाता है। हर रोज शाम करीब 5-6 किलोमीटर इवनिंग वॉकिंग कर लेता हूँ। जीवन चलने का नाम, करते रहो व्यायाम सुबह शाम, नहीं लगते इसके कोई दाम, चलते रहो सुबह शाम। क्या बात है। अब एक गाना सुनते हैं जी। है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। प्यार का हिंडोला यहाँ झूल गए नैना, सपने जो देखे मुझे भूल गए नैना। हाय रे बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। जीवन भर का नाता परदेसिया से जोड़ा, आप गए पिया संग
तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत जाने कैसी। जाने ना बेचारा झूमता ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झूमता ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झूमता। जैसे नीम बहुत फायदा देता है शरीर को, कहते हैं ना कड़वा जरूर लेना चाहिए, वैसे ही वाय विडंग है। हमारे बहुत सारे श्रोता ने यहाँ जानना चाहा है कि विडंग क्या होता है। तो इसका संस्कृत अर्थ है जो कृमि का नाश करता है। तो ये आंतरिक और बाहरिक कृमि को में बहुत उपयोगी है ममता जी, और ये दोनों तरह से काम करती है। इसका संस्कृत और पर्यायवाची है, जंतुनाशक और कृमिजित भी कहते हैं इसको, चिंत्र तंडुल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके बीजों पर छोटे छोटे सफेद दाग होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, ये बिल्कुल काली मिर्च की तरह दिखते हैं। अमोघा भी कहते हैं इसको। भाषाओं में अलग अलग भाषाओं की अगर बात करें तो मराठी में वावड़िंग, पंजाबी गुजराती में बावड़िंग, बंगाली में बिडंग और हिंदी में वाय विडंग कहते हैं। और ये कहा जाता है कि इसका जो तीखा रस होता है जी कफ दोष को कम करता है, वात को भी कम करता है, लेकिन पित्त बढ़ा सकता है और दर्द जैसी चीजों में भी राहत दिला सकता है, ये ऐसा माना जाता है जी। और ये चर्म रोगों में भी बहुत लाभकारी है। चूर्ण को पानी में मिलाकर इसका पेस्ट लगाते हैं, ऐसा आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि वो लगाने से चर्म रोग में बहुत फायदा होता है। फिर बार बार अगर आपको सर्दी हो रही है, कफ जमा हो रही है, या उसकी वजह से कफ की वजह से अगर सर से संबंधित कोई विकार आ रहे हैं, जैसे बहुत दर्द रहता है सर में, तो कहते हैं कि ये औषध, इसका जो तेल आता है वो नाक के द्वारा आप अंदर पहुंचाएं तो बहुत फायदा होता है। इसकी तीक्ष्णता के कारण अंदर जमा कफ को ये बाहर निकाल लेता है। फिर इसके तेल से सर पर, कनपट्टी पर मालिश करने से सर दर्द में बहुत आराम मिलता है। आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि पाचन संस्थान पर भी इसका बहुत फायदा है, जैसे अग्निदीपन है ये, मतलब कि जठाग्रिक को बढ़ाने वाला है, मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय क्रिया को ठीक करता है और भोजन अच्छे से पचाता है। और अपचित जो भोजन होता है यानी अनडाइजेस्टेड जो फूड बहुत सालों तक अंदर जमा रहता है ना, तो उसे भी ये पचा लेता है या इसे बाहर कर लेता है। वात की प्रकृति को कम करता है, जैसे पेट का फूलना या गैसेस, और हम बोलते हैं ना वो ब्लोटिंग हो रही है, ऐसा कई बार बोलते हैं, डकार आती है बार-बार, तो उससे, और या पेट में दर्द हो रहा है तो तब भी इसका सेवन किया जा सकता है। और अगर आपके इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, पेट में कीड़े हैं, तो खाली पेट थोड़ा सा चूर्ण लेने पर शहद या गुड़ के साथ कहते हैं कि बहुत फायदा देता है। और एक श्रोता ने भी कुछ इसी तरह की बात लिखी है कि विडंग अपने भूख बढ़ाने वाले और पाचन गुणों के कारण जाना जाता है, और पाचन में सुधार करके बच्चों में दांत पीसने की जो समस्या होती है ठीक करने में मदद कर सकता है जी। और ये शरीर से कृमि वगैरह निकालता है। मेरी बड़ी बेटी को दुग्ध के कारण डायरिया हो गया था, तो 1 चम्मच विडंग के दाने और 1 लीटर दूध में उबालकर दूध में उसे रहने देना है और दिन भर यही दूध पिलाती थी, तो बहुत फायदा होता है। लेकिन जब ऐसी तबीयत आपकी ज्यादा बिगड़ जाती है तो आप सबसे पहले चिकित्सक के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह लें कि क्या करना चाहिए। ये एक तरह से घरेलू इलाज है, और जब रात बिरात तबीयत बिगड़ जाती है, आपके पास डॉक्टर तक पहुंचने की सुविधा नहीं, तब तक के लिए ये सब कारगर है। और बिना डॉक्टर के परामर्श के या फिर आयुर्वेद की ज्ञाता से बिना मतलब बिना परामर्श या बिना उसके नहीं आप इसको आजमाएं। और अब घड़ी की ओर देखें कि बिल्कुल बोले नहीं और गाना नहीं सुनवाए। तो अब सखियों और सखाओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।